तो आज हम बात करने वाले हैं किचन डिजाइन के बारे में और खास तौर पर उन आम गलतियों पर जो अक्सर लोग कर ही देते हैं अपना किचन बनवाते समय। हमारे पास इसके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, इंटीरियर डिजाइनर रेहान का एक वीडियो। उन्होंने इसमें ये गलतियां बहुत अच्छे से समझाई हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि क्या गलत है, बल्कि ये समझना है कि एक अच्छा किचन बनाने के पीछे की सोच क्या होती है। किचन घर का दिल होता है ना, पर हम उसे बनवाने में कई बार बस पैसा लगा देते हैं, दिमाग नहीं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये सारी गलतियां अगर आप देखें तो एक ही बड़ी सोच की कमी से आती हैं। लोग किचन को एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, सुंदर कैबिनेट्स, महंगा पत्थर, फैंसी लाइट्स। हाँ फैंसी लाइट्स, जबकि एक अच्छा किचन एक प्रोसेस होता है। वो आपकी काम करने के तरीके, आपकी आदतों के हिसाब से बनना चाहिए। सोर्स की हर गलती इसी प्रोसेस को नजरअंदाज करने का नतीजा है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात कही आपने, प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस। तो ठीक है, इसी सोच के साथ पहली गलती को पकड़ते हैं। वीडियो में सबसे पहली बात की गई है किचन के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई की। अब ये एक ऐसी चीज है, मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोग इस पे ध्यान भी देते होंगे। देते नहीं है, जो कारपेंटर ने कह दिया बस वही स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। और यही स्टैंडर्ड शब्द सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सोर्स के हिसाब से आदर्श ऊंचाई होनी चाहिए 32 से 34 इंच के बीच। 32 से 34 इंच? हाँ, और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है, अर्गोनॉमिक्स का। मतलब चीजों को इंसानी शरीर के हिसाब से डिजाइन करना, ताकि आराम मिले। आराम मिले और चोट न लगे। सोचिए, अगर काउंटर बहुत नीचा है तो आपको सब्जी काटने के लिए, आटा गूंदने के लिए लगातार झुकना पड़ेगा। दिन में शायद पता ना चले, पर सालों तक ऐसा करने से आपकी रीढ़ की हड्डी पे कितना दबाव पड़ेगा। और अगर काउंटर बहुत ऊंचा हुआ तो आपके कंधों और कलाइयों पर जोर पड़ेगा। आपको हाथ ऊपर उठाकर काम करना पड़ेगा, जिससे शोल्डर में दर्द हो सकता है। काम करना एक थका देने वाला काम बन जाएगा। सही ऊंचाई बस ये पक्का करती है कि आपका शरीर एक आरामदायक पोस्चर में रहे। किचन एक वर्कशॉप की तरह है। बिल्कुल। और अगर आपके टूल्स ही सही नहीं है तो काम कैसे अच्छा होगा? लेकिन एक सवाल है, घर में तो अलग अलग हाइट के लोग होते हैं, तो फिर काउंटर की हाइट किसके हिसाब से तय की जाए? इसका कोई हल है? बहुत अच्छा सवाल है। नियम ये है कि हाइट उस इंसान के हिसाब से तय होनी चाहिए जो किचन में सबसे ज्यादा समय बिताता है। और अगर मान लीजिए दो लोग बराबर काम करते हैं और हाइट में बहुत फर्क है, तो कुछ लोग मल्टी लेवल काउंटर भी बनवाते हैं। अच्छा, मतलब एक हिस्सा थोड़ा नीचा, दूसरा थोड़ा ऊंचा। हाँ, लेकिन ज्यादातर घरों के लिए जो प्राइमरी यूजर है उसकी कोहनी से करीब 4 से 6 इंच नीचे काउंटर टॉप का लेवल सबसे आरामदायक माना जाता है। ये छोटी सी बात आपके स्वास्थ्य में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सही है, मतलब किचन को अपने शरीर के हिसाब से ढालना, ना कि अपने शरीर को किचन के हिसाब से एडजस्ट करना। तो ठीक है, सही ऊंचाई हमारे शरीर को बचाती है, लेकिन एक आरामदायक किचन में अगर सामान ही ना मिले तो चिड़चिड़ाहट होती है। और यहीं पर आती है दूसरी गलती, स्टोरेज की गलत प्लानिंग। लोग बस ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट भरवा लेते हैं, ये सोचे बिना कि उनमें रखना क्या है। और नतीजा क्या होता है? एक ऐसा किचन जो बाहर से तो बहुत ऑर्गेनाइज लगता है, पर अंदर से एकदम अस्त व्यस्त। बिल्कुल। जरूरी चीजें पीछे और गैर जरूरी चीजें सामने। यहाँ प्रोसेस का मतलब है वर्क फ्लो। एक अच्छे किचन का डिजाइन आपके काम करने के तरीके को आसान बनाता है। इसका एक क्लासिक सिद्धांत है किचन वर्क ट्रायंगल। हाँ, स्टोव, सिंक और फ्रिज वाला। एग्जैक्टली। ये तीनों एक तिकोने आकार में होने चाहिए और इनके बीच आने जाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। और स्टोरेज की प्लानिंग इसी वर्कफ्लो का हिस्सा है। मतलब सिर्फ डिब्बे रखने की जगह बनाना काफी नहीं है ना, बल्कि सही डिब्बा सही जगह पर होना चाहिए। जैसे वीडियो में कटलरी और बोतल पुल आउट की बात हुई है। हाँ, और सोचिए क्यों कटलरी यानी चम्मच, चाकू, इनकी जरूरत कब पड़ती है? खाना बनाते समय या परोसते समय। तो इनकी दराज हमेशा स्टोव के पास होनी चाहिए। मसालों का रैक भी पकाने की जगह के एकदम नजदीक। इसी तरह बोतल पुल आउट जिसमें तेल, सिरका या सॉस की बोतलें होती हैं, वो भी स्टोव के बगल में हो तो कितना आसान हो जाता है ना। आपको एक चम्मच तेल के लिए पूरे किचन का चक्कर नहीं काटना पड़ता। सही बात है। मतलब हर चीज का एक लॉजिकल स्पॉट होना चाहिए, इससे काउंटर टॉप भी खाली रहता है। बिल्कुल। मुझे याद है मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने करोड़ों का किचन बनवाया था। इटालियन मार्बल, जर्मन फिटिंग्स, सब कुछ टॉप क्लास। लेकिन उन्होंने मसालों का डिब्बा रखने की जगह ही नहीं सोची थी। ओहो। नतीजा, उनके उस शानदार मार्बल काउंटर टॉप पे हमेशा कैच मसाले का प्लास्टिक का डिब्बा पड़ा रहता था। ये तो लगभग हर घर की कहानी है। अच्छी प्लानिंग आपको इसी तरह की छोटी छोटी रोज की परेशानियों से बचाती है। हम्म। ये सिर्फ सामान रखना नहीं है, ये आपके समय और आपकी एनर्जी को बचाने के बारे में है। वाह, ये कैच मसाले वाला उदाहरण तो एकदम परफेक्ट है। तो अगर सामान सही जगह पर रखा है तो उसे देखने के लिए सही रोशनी भी तो होनी चाहिए। और यहीं पर तीसरी गलती आती है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, लाइटिंग। ज्यादातर लोग किचन में बस छत पर एक ट्यूबलाइट लगवा देते हैं और सोचते हैं कि काम हो गया। लेकिन वीडियो में खास तौर पर अंडर कैबिनेट लाइट पर जोर दिया गया है। अब ईमानदारी से कहूं तो मुझे हमेशा एक फैंसी चीज लगती थी। क्या ये वाकई इतनी जरूरी है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और इसका जवाब हमारे काम करने के तरीके में है। ये ट्रेंड नहीं, जरूरत है। देखिए, किचन में दो तरह की लाइटिंग चाहिए होती है। एक होती है एम्बिएंट लाइटिंग, जो पूरे कमरे को रोशन करे, जहां आप असल में काम कर रहे हैं, जैसे आपका काउंटर टॉप। और जब हम काउंटर पर काम करते हैं तो छत की लाइट तो हमारे पीछे होती है। एग्जैक्टली। तो होता क्या है कि आपकी अपनी ही परछाई ठीक उस जगह पर पड़ती है जहां आप सब्जी काट रहे हैं। अरे हाँ। आप असल में अपनी परछाई में काम कर रहे होते हैं। अरे वाह, मतलब सालों से हम लोग अंधेरे में सब्जी काट रहे हैं और हमें पता भी नहीं। मैंने इस बारे में कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि हमारी अपनी ही परछाई असल में एक डिजाइन प्रॉब्लम है। बिल्कुल, अंडर कैबिनेट लाइट इसी प्रॉब्लम का सीधा और सरल समाधान है। ये सीधे आपके हाथों और आपके काम पर रोशनी डालती है, जिससे कोई शैडो नहीं बनती। इससे न सिर्फ काम आसान होता है, बल्कि ये सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, चाकू वगैरह इस्तेमाल करते समय बिल्कुल। तेज चाकू का इस्तेमाल करते समय या गर्म तेल के साथ काम करते समय अगर आपको साफ साफ दिखे तो दुर्घटनाओं का खतरा बहुत कम हो जाता है। और हाँ, ये किचन के माहौल को भी बहुत आरामदायक बनाती है। तो ये व्यवहारिकता, सुरक्षा और सुंदरता तीनों का कॉम्बो है। ठीक है, मैं अब पूरी तरह कन्विंस्ड हूं। अंडर कैबिनेट लाइट्स तो होनी चाहिए। तो अब हमारे पास एक ऐसा किचन है जो आरामदायक है, ऑर्गेनाइज्ड है और जिसमें भरपूर रोशनी है। लेकिन भारतीय किचन का एक और बड़ा पहलू है तड़के का धुआं और मसालों की महक। और ये हमें सोर्स की आखिरी और सबसे तकलीकी गलती पर लाता है, चिमनी और हॉब का साइज। वीडियो में नियम ये बताया गया है कि चिमनी का आकार हमेशा हॉब से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आपका हॉब 60 सेंटीमीटर का है तो चिमनी 75 या 90 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये सुनने में बहुत छोटी सी डिटेल लगती है, क्या इससे सच में इतना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। कल्पना कीजिए कि हॉब पर कढ़ाई में तड़का लग रहा है। उससे जो धुआं और भाप ऊपर उठ रही हैं, वो एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती, वो फैलते हुए ऊपर उठती है, लगभग एक वी शेप में। अच्छा, तो अगर चिमनी का आकार हॉब के बराबर ही होगा तो वो सिर्फ बीच का धुआं खींच पाएगी और जो धुआं किनारों से फैल रहा है वो किचन में ही रह जाएगा और फिर वही हमारे बालों और कपड़ों में बस जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर चिमनी हॉब से बड़ी होगी तो उसका सक्शन एरिया मतलब खींचने का दायरा भी बड़ा होगा। वो उस फैलते हुए धुएं और गंध को ज्यादा असरदार तरीके से पकड़ पाएगी। इससे किचन और घर दोनों साफ सुथरे रहते हैं। हाँ,
और भारतीय खाना पकाने में जिस तरह तेल और मसालों का इस्तेमाल होता है, उसके लिए सही आकार की चिमनी होना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। और ये सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं रहता होगा। अगर किचन में धुआं रहेगा तो वो धीरे धीरे घर के बाकी हिस्सों में भी फैल जाएगा, पर्दों और सोफे पर गंध छोड़ जाएगा। बिल्कुल। और फिर आप चाहे कितने भी एयर फ्रेशनर इस्तेमाल कर लें, वो हल्की सी चिकनाई और मसालों की गंध घर में बैठी जाती है। ये इस बात का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि किचन में लगे उपकरण अलग अलग नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह मिलकर काम करते हैं। हॉब, चिमनी, एग्जॉस्ट फैन। हाँ, इन सबका तालमेल होना जरूरी है ताकि वे मिलकर एक साफ वातावरण बना सके। ये एक छोटी सी तकनीकी जानकारी है, लेकिन इसका असर घर के पूरे माहौल पर पड़ता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इन सब जानकारियों को देखें तो ये साफ है कि एक परफेक्ट किचन सिर्फ महंगी टाइल्स या चमकदार कैबिनेट से नहीं बनता। ये तो उस प्रोसेस को सही करने के बारे में है जैसा आपने शुरू में कहा था। ये शारीरिक आराम, मानसिक शांति, काम में आसानी और एक स्वस्थ माहौल का संतुलन है। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ा और आरामदायक अनुभव बनाती हैं। बिल्कुल सही। सोर्स हमें बताता है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जो कि एक बेहतरीन शुरुआत है। ये एक मजबूत नींव रखने जैसा है। लेकिन ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर हमारे लिसनर सोच सकते हैं। मान लीजिए आपने इन चारों गलतियों से बचकर एक तकनीकी रूप से परफेक्ट किचन बना लिया जो आरामदायक है, कुशल है और साफ है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक काम करने की जगह है। तो मेरा सवाल ये है, वो कौन सा एक व्यक्तिगत तत्व है जिसे अगर इस तकनीकी रूप से सही किचन में जोड़ दिया जाए तो वो जगह सिर्फ एक किचन न रहकर घर का एक ऐसा कोना बन जाए जो वास्तव में पर्सनल और आनंददायक महसूस हो? शायद वो काउंटर पर रखा एक छोटा सा पौधा हो, या दीवार पर बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग, या फिर एक छोटा सा स्पीकर जिस पर आप खाना बनाते समय अपने पसंदीदा गाने सुनते हो। हाँ बिल्कुल। वो कौन सी एक चीज है जो आपके किचन के प्रोसेस को प्रोडक्टिव होने के साथ साथ पर्सनल भी बनाती है?